स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट ए पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट बी दूसरा भाग पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के शेष रह गए हैं जो उसको अभी पढ़ लेते हैं। इसके बाद निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा जाएगा। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जुड़े होते हैं जो कि देखने में पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में करते भी हैं, लेकिन वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब कैसा वाक्य है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका ट्रांसलेट भी करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता भी है, लेकिन उसका प्रयुक्त जो है वो प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो आइए देखिए नोट पहला, यदि पास्ट टेंस में ही दो कार्य हुए हों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैमरे की परेशानी है, मैनेज कीजिएगा। यदि अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो बातों को सुन करके उसको नोट कीजिएगा। यदि पास्ट टेंस में ही दो कार्य हुए हों परंतु एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद संपन्न हुआ हो, ध्यान से सुनिए, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। यदि पास्ट टेंस में भूतकाल में दो कार्य हुए हों लेकिन समयांतराल बहुत ही कम होना चाहिए। जो समय है, एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है और उसमें समय कम होता है, एकदम समय का अंतराल बहुत ही कम, तो उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। फिर से देख लीजिए, यदि पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हों परंतु एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद संपन्न हुआ हो, पूरा हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड्स, इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दोनों उपवाक्य के अंदर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में व्हेन, बिफोर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में जो वाक्य एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो उस वाक्य में कंजक्शन व्हेन का प्रयोग करेंगे जब के अर्थ में। किसके अर्थ में? जब के अर्थ में व्हेन का प्रयोग करेंगे और पहले के अर्थ में बिफोर का। इसमें आफ्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जब घंटी बजी, ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल, जब घंटी बजी तब सभी छात्र वर्ग में चले गए। अब ध्यान देने की बात है कि पहचान भी है पास्ट इंडेफिनिट। कैसे कहा जा रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, क्यों आता है? तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। दो कार्य हो रहे हैं जरूर, लेकिन दोनों कार्य में जो समय है वो बहुत कम है, समय का अंतर बहुत कम है। ये तो स्वाभाविक बात है कि जैसे ही घंटी लगती है तो बच्चे क्लास से बाहर हो जाते हैं, क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही किसी को एक थप्पड़ मारिए तो तुरंत कुछ कहना शुरू कर देगा या गाली देना शुरू कर देगा। थप्पड़ का मारना और उसका गाली देने का काम, थप्पड़ का मारना पहला काम हो गया, मैंने उसे थप्पड़ मारा और उसने गाली देना शुरू कर दिया। तो एक काम
जो हम पहले किए उसे थप्पड़ मार दिए, उसके तुरंत बाद वो गाली देने लगा। मतलब समय का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए दोनों भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब घंटी बजी तब सारे छात्र वर्ग में चले गए। तो जब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। व्हेन द बेल रैंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन द बेल रैंग ऑल स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। व्हेन द बेल रैंग, तब की अंग्रेजी या तो कोमा लिख देंगे या तो कुछ नहीं लिखेंगे। तब की अंग्रेजी के लिए जो तो भी आ सकता है, तो उसके जगह पर हम या तो कॉमा का प्रयोग करेंगे या उसी तरह छोड़ देंगे। व्हेन द बेल रैंग ऑल स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। यहाँ भी वर्ब टू है वेंट, और यहाँ भी रैंग वर्ब टू है। दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है और दोनों समय में बहुत कम अंतर है। जब मैंने उससे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब मैंने उसे पीटा तो वह गाली देने लगा। थप्पड़ का मारना, उसका गाड़ी का स्टार्ट होना तुरंत हुआ, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई बेट हिम ही बिगन टू एब्यूज। अब बिगन कहाँ से आ गया, तो अंत में लगा, मतलब बिगिन मीन्स होता है शुरू होना, बिगिन मीन्स शुरू होना। तो जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में लगा शब्द आ जाए और ने शब्द है, ने लगा, तो उसमें हम बिगिन का या बिगन का, प्रेजेंट रहेगा तो बिगिन का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो बिगन का प्रयोग करेंगे। व्हेन आई बेट हिम ही बिगन टू एब्यूज, तब के लिए मैंने कॉमा यहाँ लगा दिया है। व्हेन आई बेट हिम ही बिगन टू एब्यूज। तीसरा एग्जाम्पल, खाने के पहले उसने अपना हाथ धोए। अब यहाँ भी बहुत कम समय होता है। यदि भोजन आ गया, मैंने तुरंत हाथ धोया और तुरंत भोजन करना प्रारंभ कर दिया, तो भोजन का आना, मेरा हाथ धोना, दोनों में समय बहुत कम हो। इस संकेत दे रहा है वाक्य कि दोनों में समय बहुत कम है, समय का अंतराल बहुत कम है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई बेट हिम ही बिगन टू एब्यूज। तीसरा एग्जाम्पल, खाने के पहले उसने अपना हाथ धोए, तो ही वॉश्ड हीज हैंड, वॉश मीन्स धोना, वॉश्ड वर्ब टू है। ही वॉश्ड हीज हैंड्स बिफोर ही एट। ही वॉश्ड हीज हैंड्स बिफोर ही एट, खाने से पहले, खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। जैसे ही मैंने हाथ धोया वैसे ही मैंने भोजन करना शुरू कर दिया। तो जब वाक्य में समय कम हो, समय का अंतराल बहुत कम हो, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य यदि तुरंत प्रारंभ हो, तो दोनों उपवाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और वह कहलाता है पास्ट परफेक्ट। अब दूसरे नोट को देखेंगे। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके दो भाग नहीं होते। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्य के भाव से स्पष्ट होता है, सेंटेंस के सेंस से यह क्लियर होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य की बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, बहुत पहले। तो ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य लुप्त रहता है, साइलेंट रहता है, या उसे अंडरस्टूड भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके दो भाग नहीं होते, जिनके दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, तब दूसरा कार्य हुआ। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य जो होता है वह लुप्त रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने पहले ही उसे पत्र लिख दिया था। मैंने उसे पहले ही पत्र लिख दिया था। अब ध्यान देने की बात है, एक वाक्य होता है कि
स्कूल पहुंचने के पहले मैंने पत्र लिख दिया। इसमें दो कार्य हो गया, दोनों कार्य प्रकट है, स्कूल का पहुंचना और पत्र का लिखना। लेकिन ये वाक्य कह रहा है कि मैंने पहले ही उसे पत्र लिख दिया था, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे पहले ही पत्र लिख दिया था। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई हैड। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखेंगे, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हैड के तुरंत बाद ही ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी का मतलब ही होता है पहले ही, बहुत पहले का संकेत करता है ऑलरेडी। तो आई हैड ऑलरेडी रिटेन हिम ए लेटर, आई हैड ऑलरेडी रिटेन हिम ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, उसने पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। मुझे अब गृह कार्य पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, मैंने घर पर ही पूरा करके तो स्कूल में पहुंचा। इसका मतलब कि पहले मैंने रात में किया या सुबह किया या कल किया या परसों किया, मतलब बहुत पहले मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। उसने पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लिखेंगे, ध्यान देंगे। और कभी कभी ऐसा पहले आएगा तो बिफोर भी लिख देंगे, वो आएगा नीचे। मैं बहुत पहले वहाँ पहुँच गया था। यदि बहुत पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं मच अर्लियर, मच अर्लियर। मैं बहुत पहले वहाँ पहुँच गया था, आई हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर। मोहन कई बार इसके पूर्व मुंबई जा चुका था, कई बार इसके पहले। कोई व्यक्ति जा रहा है, ये संकेत कर रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है मुंबई, किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है मुंबई चलोगे, तो उसने कहा कि ना, मैंने तो बहुत पहले ही, इसके पहले मैंने तो कई बार मुंबई जा चुका हूँ। इसके पहले जो आज तुम जा रहे हो, इसके पहले मैं कई बार मुंबई जा चुका हूँ। तो ये संकेत दे रहा है मोहन कई बार इसके पूर्व मुंबई जा चुका था। तो आई हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, आई हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, इसको भी लिख सकते हैं और इसके स्थान पर बिफोर लिखकर छोड़ देंगे। सुटेबल बिफोर ही होता है, तो आई हैड रीच्ड देयर बिफोर, मच अर्लियर के स्थान पर हम बिफोर लिख देंगे या मच अर्लियर। तो मच अर्लियर उतना सुटेबल नहीं है जितना सुटेबल बिफोर होता है, और बिफोर लिखा भी जाता है, लेकिन समझने के लिए मैंने दोनों लिख दिया है। अब इसको ध्यान देंगे कि यदि ऑलरेडी लगाना होगा, ऑलरेडी का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करते हैं, और बहुत पहले की अंग्रेजी मच अर्लियर लगाना होगा तो हम वाक्य के अंत में करते हैं। मच अर्लियर कहाँ लगेगा? वाक्य के अंत में। और ऑलरेडी कहाँ लगेगा? वाक्य के अंदर, वो भी कहाँ? तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मच अर्लियर वाक्य के अंत में। बिफोर आएगा तो वो भाव के अनुसार या तो अंत में लगेगा या कोई सेंटेंस होगा तो उससे पहले भी लग सकता है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर लिखते चलिए, अपना फेयर बनाइए, पढ़ने में आसानी होगी। सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब 3, इसके बाद अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में समझ जाइएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट पढ़ा है। अदर वर्ड्स में
इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है उसको बता दीजिए। इसमें अभी आ गया एग्जाम्पल पहला, इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था, नहीं देखा था। अब इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था तो क्या बनाएंगे, आई हैड नॉट, इसके तुरंत बाद ऑलरेडी लिखेंगे, चाहे आई हैड नॉट सीन, इसके पहले है सॉरी, आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट, इसको कैपिटल कर दीजिए, किसी इमारत का नाम है। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। यदि इसके पहले आ जाए, उसके पहले आ जाए तो हम अधिकांशतः बिफोर का प्रयोग करते हैं, वो भी बिफोर का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करेंगे। कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसके अंदर हो जाएगा, नहीं तो अंत में ही होता है। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, इसके पहले ध्यान दीजिएगा तो बिफोर लगा है। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब मैं वहां पहुंचा तो सभा शुरू नहीं हुई थी, जब मैं वहां पहुंचा तो सभा शुरू नहीं हुई थी। व्हेन के जगह पर, जब के जगह पर क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई रीच्ड देयर द मीटिंग हैड नॉट बिगिन, द मीटिंग हैड नॉट बिगन। बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगैन सेकेंड फॉर्म और बिगन थर्ड फॉर्म होता है। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई रीच देयर, तो के जगह पर हम कॉमा लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। व्हेन आई रीच देयर द मीटिंग हैड नॉट बिगन। ध्यान से देख लीजिए, जब मैं वहां पहुंचा तो सभा शुरू नहीं हुई थी। अब तीसरा एग्जाम्पल से समझेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी, गाड़ी नहीं खुली थी या नहीं खुल चुकी थी, नहीं खुली थी या नहीं खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी तो क्या बनाएंगे, कौन सा कार्य वाक्य में पहले हो रहा है, गाड़ी का खुलना कि मेरा स्टेशन का पहुंचना। अब इसको ध्यान देंगे, जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में पार्ट ए में हम बता चुके हैं। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, मेरा स्टेशन पहुंचना कि गाड़ी का खुलना, कौन सा पहले हो रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। कौन सा कार्य पहले हुआ, ध्यान दीजिए, थोड़ा
नकारात्मक में उल्टा जैसा लगता है, इसको ध्यान देंगे, लेकिन वो उल्टा नहीं होता है, मेरा दिमाग उल्टा होता है, वो सीधा होता है। बस नॉट का अंतर होता है कि इसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं और उसमें हम नॉट का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, लेकिन सेम वाक्य होता है। तो क्या कह रहा है? द ट्रेन हैड नॉट, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, गाड़ी नहीं खुल चुकी थी इसके पहले, मैं मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। तो द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ध्यान दीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, जो कार्य पहले हुआ उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, जब दो कार्य हो और वह आफ्टर बिफोर से जुड़ा हो तब। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, इसको भी ध्यान देंगे, डॉट डॉट करके लिखिएगा। नोट, इसका मतलब कि अदर वर्ड्स के मतलब कि कोई टेंस है या कोई शब्द होगा उसके आगे, तो डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? अब ध्यान देंगे कि क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, अफर्मेटिव हुआ। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मरा था, नेगेटिव हुआ। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था? तो कौन सा कार्य पहले हुआ? थोड़ा सा ध्यान देना है कि निगेटिव और इंटरोगेटिव में पढ़ने और सुनने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आदमी थोड़ा अंतर लगता है, लेकिन सेम वाक्य होता है। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? तो रोगी इसका मतलब पहले हॉस्पिटल में पहुंच चुका था या जिंदा था या मुर्दा, उससे मतलब नहीं है, रोगी पहले पहुंचा था, इसलिए इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यदि प्रसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, डाई मीन्स मरना, डाइड थर्ड फॉर्म, हैड द पेशेंट डाइड, पूर्व की अंग्रेजी बिफोर द डॉक्टर केम, केम केम, ध्यान देंगे सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी? ध्यान दीजिए,
क्या, यहाँ भी क्या वाक्य के शुरू में है, वाक्य पहले कौन हो रहा है, बार बार बता दिए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। हाइड द ट्रेन, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हाइड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर यू reached the स्टेशन। हाइड द ट्रेन, यदि नकारात्मक शब्द दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। हाइड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन। ठीक, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल नहीं देखा था? नहीं देखा था। क्या, तो हैड यू नॉट सीन, हैड यू नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। ध्यान देना है कि यदि इसके पहले इसके पूर्व आ जाए तो उसमें हम बिफोर का प्रयोग करेंगे सिंगल वाले वाक्य में और उसको लास्ट में लिख देंगे। यदि पहले ही शब्द आ जाए तो ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब हैड के बाद ऑलरेडी लिखेंगे। बहुत पहले आ जाए तो वहाँ मच अर्लियर लिखेंगे, लेकिन वाक्य के अंत में। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे इंटरोगेटिव का। इतना ही रहने दीजिए। व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसके बाद हम हाइड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द के लिए नॉट लिख देंगे, इसके बाद वर्ब 3, इसके बाद अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देंगे, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था? मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। यदि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के अंदर आ जाए, वाक्य के बीच में हो, तो ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। तो क्यों वाक्य के अंदर है तो क्यों को पहले लिखेंगे। व्हाई, क्या लिखेंगे? व्हाई, व्हाई हैड, व्हाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। यदि रहता कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था तो हम ही हैड गॉन बिफोर आई केम लिखते। यदि रहता क्या मेरे आने के पहले वह जा चुका था तो उसको हैड को लिखते, हैड ही गॉन बिफोर आई केम। लेकिन यदि बीच में आ गया है प्रश्नसूचक शब्द क्यों तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। अगला, तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तुमने कैसे अपना काम पहले ही
पूरा कर लिया था। ध्यान दीजिए, नोट करते चलिएगा, हम दे रहे हैं समय नोट करने के लिए। कैसे वाक्य के अंदर आ गया, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाउ हैड यू। इसके बाद क्या लिखेंगे? पहले ही की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑलरेडी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि पहले ही आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद ही लिख देते हैं, इसको ध्यान देंगे। हर एक एग्जाम्पल को ध्यान देते चलिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क। हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क। तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले तुम क्या नहीं कर चुके थे? तुम क्या नहीं कर चुके थे। क्या वाक्य के अंदर आ गया और नहीं शब्द भी आ गया, इसको ध्यान देंगे। तो व्हाट हैड यू, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिख देंगे। व्हाट हैड यू नॉट डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल। अब ध्यान देंगे कि यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। दोनों उपवाक्य में यू लगा हुआ है। ये क्यों लग गया? स्कूल जाने के पहले तुम क्या नहीं कर चुके थे। यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे हों और करने वाला काम जो है एक ही व्यक्ति है, एक ही सब्जेक्ट है, तो उस दोनों उपवाक्य में जो है सब्जेक्ट का प्रयोग एक ही करेंगे। उसने स्कूल जाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा किया था, तो उसी व्यक्ति को कहा जा रहा है। वही जो है स्कूल भी जा रहा है और वही अपना गृह कार्य भी पूरा कर रहा है। दो काम हो रहा है तो दोनों काम में हम उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं। स्कूल जाने के पहले तुम क्या नहीं कर चुके थे, तो व्हाट हैड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, स्कूल वही व्यक्ति जा रहा है और अपना कार्य वही व्यक्ति कर रहा है, एक ही व्यक्ति है, तो दोनों काम में उस व्यक्ति को दर्शा देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट बी भी खत्म हो गया, पार्ट ए भी। और जितने भी हमारे छात्र लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के साथ। थैंक यू।